बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें दो हैं और दोनों पाकिस्तान के पावर सर्कल के में गर्दिश करने वाले ताकतवर तरीन लोगों से मुतल्लिक हैं। पाकिस्तान में एक वफाकी वज़ीर से ज़्यादा ताकतवर आदमी कौन होगा? पाकिस्तान में एक वफाकी वज़ीर तो वफाकी वज़ीर, उसमें वज़ीर दिफ़ा और फिर वज़ीर दिफ़ा भी वो जो अपनी पार्टी में एक ख़ास मकाम रखता हो और जिसका एक सियासी कद काठ भी हो, उससे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा? अगर वो बात कहे कि पाकिस्तान के अंदर अब ये बड़ी इसमें शेड्स हैं, इसमें लेयर्स हैं, इसमें बड़ी बारीकी कार है। मैं ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपसे। अगर वो कहे कि दो जर्नैलों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत उद्यम मचाया, पाकिस्तान की चलती इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को उल्टा के रख दिया, नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए, इमरान खान साहब को लाने के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो उनके खिलाफ मैं लेके आऊँगा मामला पार्लिमान के अंदर, उनको तलब किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि कोई उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे से उस वफाकी वज़ीर को पहले तो वो जिस एंकर को ये वाली बात कहें वो कहे कि जी देख लें कहीं वो आपको घर ही ना जाना पड़ जाए। ये है पावर सर्कल की पार इज़ पार। तो उसने कहा आगे से वज़ीर साहब ने कि घर का रास्ता में आता है, जेल का भी रास्ता आता है, यानी कि ਅਸੀਂ तैयार हाँ। अब उस वज़ीर को मिले धमकियां, तो फिर कैसा महसूस होगा? यानी कि ये कौन सा मुल्क है कि जहां पर एक मुल्ज़िम, क्योंकि वो मुल्ज़िम पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों में से है, वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों में से है, और उसको हाथ लगाने का मतलब ये है कि आइंदा से अगर उनको हाथ लग गया, इसमें जो है ना जो ट्विस्ट है वो ये है कि अगर जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को हाथ लग गया, कानून के हाथ लग गए, माड़ी मोटी उनको कोई सज़ा सुना दी गई, तो आगे से मर्जियां करने का, पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत के होते हुए हुकूमत चलाने का, अपनी मन मर्जी करने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मसला नहीं। तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए वो ज़हन में रखिए कि इनको हाथ लगाना, इनकी तरफ उंगली उठाना, इनके खिलाफ बात करना, इतना कहना कि जी हम इनको कानून के कटहरे में लेके आएंगे, ये इतना ख़तरनाक हो सकता है, ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये वज़ीर दिफ़ा को धमकी लगाते हैं। और वज़ीर दिफ़ा को भी शाबाश कि उन्होंने अगले प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी मुझे तो धमकियाँ ला रहे हैं, और फिर जवाबन उन्होंने भी धमकी लगाई है। उन्होंने कहा हम तो अफोर्ड कर लेंगे। ये फ़ाद हुसैन साहब का प्रोग्राम था, रेड जोन, गालबन रेड जोन। उसमें फ़ाद साहब ने इंटरव्यू किया, उनका कुछ 47 से 48 मिनट का, उसमें बड़ी ख़बरें भी निकली। उनमें यह भी बात उन्होंने पूछी, बात वो अफ़गानिस्तान से चली होती हवाती जो है, उन्होंने कहा कि आपने एक ये वाली बात कही है तो इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे तो धमकियाँ लगना शुरू हुई हैं। वो उन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने क्या कि जी कि ये तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। जी हो सकता है। उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और हमने पहले भी ये फेस की हैं सारी की चीज़ें, अब भी करेंगे फेस। उन्होंने कहा जी कि चल जाएगा, मामला चल जाएंगे। बात यहाँ से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि जी कि आपके 5 साल पूरे होंगे। उन्होंने कहा जी करने पड़ेंगे। वही बात जो हम फ़कीर लोग कहते हैं कि कॉमनैलिटी ये है, जो मुश्तरका जो मसला है इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान की इस हुकूमत का, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात जो हैं वो मुश्तरका एक मसला है, यानी मुल्क चल नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि हम एक ही जहाज़ के सवार हैं, तो इसलिए ये काम चलेगा। और यहीं से बात चलते चलते इधर आ गई। तो फिर उन्होंने कहा कि जी कि हम तो अफोर्ड कर लेंगे, हमें तो धमकी लगाएंगे, हम जेल भी जा सकते हैं, हम हुकूमत से भी जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सियासी लोग नहीं हैं। हमें 4 लोग गालियाँ देते हैं और कुछ लोग हमें दुआ भी देते हैं। हमने पहले भी जेलें भुगती हैं, हम फिर जेल भुगत लेंगे। हम पहले भी हुकूमतों से गए हैं, हम फिर हुकूमत से जा सकते हैं, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकते।
एक बात उन्होंने जो कही ये सीधी धमकी थी कि तुम हमारे नाम क्यों ले रहे हो। अब तासुर ये जाता है कि शायद ये पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से अपने ही वज़ीर दफ़ा को तरीके के साथ ये वाली बात बताई गई कि सर इंज ना करो, इंज ना करो। धमकी का तरीका कार होता है ना। हम जैसे फ़कीरों को भी धमकियाँ मिलती रहीं कि जी कि आप जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही शीशे में, बार बार आप देख रहे हैं कि गड्डी की ट्रक मेरे उत्ते चढ़ी आ रहे हैं। तो फिर ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है इमरान शफ़क़त साहब। तो हमें धमकी स्टाइल में मिलती होगी, उनको वो वज़रा हैं, वो वड्डे लोग हैं, उनको पता नहीं किस स्टाइल में धमकी मिलती होगी या मिली होगी। तासुर क्लियर नहीं हो सका, लेकिन जो मैंने बात महसूस की उनकी गुफ्तगू से ये लगा कि तुम हमारे नाम लेते हो तो तुम्हें बंद करो ये नाम लेने, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी स्वीयर धमकियाँ उनको लगी। तो लग ये रहा है कि ये शायद बाजवा साहब या जनरल फैज़ हमीद साहब बज़ाते खुद धमकी देने वालों में से हैं। अदरवाइज सिस्टम के अंदर भी ये बात जो है वो पसंद नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से भी धमकी मिल सकती है, कोई बड़ी गल नहीं, मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन पाकिस्तान का कोई वज़ीर अगर ये बात कल कलां को ये खड़ा होकर कह दे कि जी मुझे हाज़िर सर्विस जर्नल धमकियाँ दे रहे हैं या फ़ौज के अंदर से धमकियाँ मिल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक नौबत ना तो आएगी और ना ही आनी चाहिए। इससे पहले पहले ही लोगों को समझ लेना चाहिए कि मामला बड़े गड़बड़ हो चुके हुए हैं। हाँ, अगर ये बाजवा साहब धमकी दे रहे हैं, ये जनरल फैज़ हमीद साहब धमकी दे रहे हैं, तो खैर फिर अड़ी कोई गल नहीं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब अगर धमकी दे रहे हैं तो वो अपनी अदारे की बैकिंग की वजह से दे रहे हैं धमकी। और ये धमकी जो होती है, अदारा भी अगर बैक करता है तो मैंने कहानी आपको बता दी कि वो क्यों बैक करेगा, कि अगर आज इनको हाथ लग गया तो कल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क में, ना हमारा इख्तियार रहेगा, ना हमारे वो जो है मैं तो मौज शौज जो लगी हुई है, जो चीज़ों के ऊपर दस्तरस है, जो प्रिविलेजेस हैं, जो पर्क्स हैं, और फिर वो कुछ गैर ज़रूरी भी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे जो गैर ज़रूरी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जिक्र कर दिया है जो गैर ज़रूरी हैं इसके ऊपर। तो ये अंदर खाते जो है वो हमायत होती है, टांगें फिर खींची जाती, फिर साजिशें होती हैं। लेकिन ये धमकी मुझे लगता है कि बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब ने अगर दी है तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि सिस्टम और फ़ौज उनकी उस तरह से अब शायद मदद करने की पोजीशन में नहीं है। और यही अंदाज़ा, यही अंदाजे की दुरुस्तगी और यही तज्जिया होता है एक सियासतदान का कि अब टाइम है, फाड़ लो, अब वक्त है, अगर अब ना किया तो शायद कभी ना हो। और ये कुछ सियासतदान, मैंने पहले भी कहा था, ये बड़ा बारीक मामला है। ये सियासतदान इस तरह के मामलात में कुल्ली तौर पर अपनी मर्जी नहीं करते, ये हवा का रुख भी देखते हैं और फिर अंदर से आने वाले जो मैसेजेस होते हैं उनको भी डिकोड करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मेरी ये इतला है, जब टॉप 1 सिटी वाला केस आया था सुप्रीम कोर्ट में तो इस फकीर ने तब भी कहा था कि जो पटिशनर है वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन भी प्रॉपर्टी डेवलपर है। ये पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कारोबार, खुसूसन प्रॉपर्टी का कारोबार तो चल ही नहीं सकता। तो ये किसी इशारे के ऊपर उन्होंने ये वाला काम किया है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब भी कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा करके गए हुए हैं। और मैं ज़ाती तौर पर यह गवाही देता हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बहुत आला लेवल के अफसर, बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और उनका दिल करता है कि इनको पकड़ा जाए और तौबा ताइब की जाए। लेकिन सिस्टम वो जो जड़ें होती हैं, जो आदतें होती हैं, जो तबीयतें होती हैं, जो जबिल्लतें होती हैं, वो ये करने की इजाज़त नहीं देता। ये जो कल्चर होता है ये इसकी इजाज़त नहीं देता। लोग फूंक फूंक के कदम रखते हैं। कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो जब ये टॉप सिटी वाला मामला हुआ था तब भी मैंने कहा था ये इशारा किसी ने पाया और ये जो बिजनेसमैन है ये किसी के इशारे के ऊपर इसने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है। और चूँकि फैज़ हमीद साहब का और जनरल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका आपस में कोई मुखासमत किसी के ज़हन में होगा कि यार फैज़ हमीद इनके खिलाफ इतना बुरा कुछ किया हुआ है और ये फैज़ हमीद को तुन सकते हैं,
उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने ये अदारे के ऊपर फेंक दिया, वजारत दिफा के ऊपर। तो वजारत दिफा ने भी कह दिया, वो जो कहा था आपके सामने में कि नो प्रॉब्लम, ओके, अदालत जो करेगी, कानून जो करेगा। मैंने ये पता किया था। अब मैं ये आपको बरबनाई इतला बता दी कि मिजाज और तबीयत अंदर क्या है और ख्वाहिशें अंदर क्या हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे मजबूरियों की वजह से। लेकिन ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये कहने वाले कहते हैं कि अगर कोई अदालत फैज़ मीर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो सानू की, बाजवा साहब के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो सानू की। बाजवा साहब वाला मामला थोड़ा सा हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन फैज़ मीर साहब वाला थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर फैज़ मीर साहब फंसेंगे तो जनरल बाजवा साहब नहीं बच पाएंगे, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। और ये अंदाजे हैं जनाब वज़ीर दिफा साहब, और वो जो उन्होंने ये वाली बात कही है कि भाएं ने तुसी अफोर्ड नहीं कर सकते, शीशों के घरों में रहने वाले इस तरह की धमकियां नहीं देते होते, शीशों के घरों में रहने वाले दूसरों को घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। ये धमकी है जो वज़ीर दिफा ने एक धमकी के जवाब में जवाबी धमकी दी। और माहौल, ये वो बात क्यों कह रहे हैं सर, माहौल चेंज हो गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी वो तो आपके घरों के ऊपर चढ़ दौड़ी थी, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो आपके शोहदा को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की जब तक बलि नहीं देगी, कम सीधा नहीं होना, ये फकीर पहले दिन से कह रहा है। और ये बलि देने का कोई तरीका तलाश किया जा रहा है। अगला माहौल क्या ख़राब हो गया हुआ है सर, केस था आज सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस था रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी, रेवेन्यू वर्कर्स, वो जो भी होती है वो सोसाइटी, रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ सोसाइटी जो भी है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन है? महकमा माल जो ज़मीनों का हिसाब किताब रखता है, उन्होंने अपने लोगों से सोसाइटी बढ़ा दी। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या, सोसाइटी बन गई 4000 पता नहीं कितने एकड़ थी, 4300 एकड़ जगह, चंगी लंबी चौड़ी, वो उन्होंने उठा के बैरिया टाउन को दे दी। उन्होंने क्या, लो मर्ज कर लो, इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नोट वहा मेरा मूड बने। अफसर होते हैं ना, अफसरों की काम अफसरों वाले होते हैं। मतलब माँ वालदा साहबा के जेज में आया हुआ है ना पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, बंडो। अच्छा, बैरिया टाउन ने आगे DHA को तोहफा नजराना तन हदिया तन पेश कर दिया। DHA पाकिस्तान की फौज का, मानते नहीं कि हम चलाते हैं, लेकिन फौज है सर, फौज ही फौज है। जहां का कोर कमांडर के इलाके में DHA हो वो उसका सरबराह होता है। बहरहाल मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जो मुतासरीन थे उनको ये कहा गया था, रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी वालों को, कि जी कि आपको हम बैरिया टाउन में एडजस्ट करेंगे। बैरिया टाउन ने उनको एडजस्ट किए बगैर सारी 4300 एकड़ ज़मीन जो है वो DHA को नजराना तन तोहफा तन हदिया तन पेश कर दी। अब वो आ गए जी साढ़े प्लाट कितने ने। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तो बड़ा काम किया, उन्होंने कहा कि सीधी तरह कहोगे यार, फौज को उन्होंने कहा कि आप लोग कारोबार करें। DHA के वकील को उन्होंने मुखातिब करके कहा, आप लोग कर रहे हैं सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं, धंधा है पर गंदा है ये, है जी। दीन से बड़ा कोई धर्म नहीं, और धर्म से बड़ा कोई की हो, डायलॉग शाहरुख खान, माँ कहती थी कि दीन से बड़ा कोई धंधा नहीं, नहीं धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब पता नहीं किस इस तरह का, पता नहीं। अच्छा, वो कहते हैं धंधा है सीधी तरह का, वो पैसा कमाते हैं तो कमाएं, ये शहीदों को बीच में मत लाएं। वो हम शहीदों को, क्योंकि वो कहते हैं हम शहीदों को देते हैं प्लाट, शहीदों के वर्सा को देते हैं प्लाट। तो वो जस्टिस थे सादत साहब, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि सिर्फ शहीदा ने वर्सा प्लाट देंदे हो, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो, क्यों ये वाले काम कर। इस पर वो उन्होंने कहा, और फिर बड़े रिमार्क्स थे खौफनाक कि ये किसी के, मैं पढ़ के सुना देता हूँ पूरी खबर क्योंकि मामला सेंसिटिव है। काजी साहब तो किसी ने कुछ नहीं कहना, सानू और छड़ना नहीं। अच्छा जी, DHA के वकील ने कहा कि DHA शोहदा के वर्सा और जंग में जख्मियों को प्लाट्स देता है। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने सवाल किया, क्या DHA सिर्फ शोहदा के लिए काम करता है? क्या मासूमाना सवाल था। DHA के वकील ने जवाब दिया, इस मनसूबे में कमर्शियल प्लाट्स भी होते हैं सर। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशनलाइज अगर आप कर लेना तो आपका ज़मीर मुतमिन होता है। मतलब कि जी जनरल साहब को 3 प्लाट, 4 लेफ्टिनेंट जनरल होगा तो उसको 4 प्लाट कमर्शियल मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो मैं फिर बताऊंगा कभी।
मैंने इसके ऊपर बड़ा काम करके भी एक दफ़ा किया था कि किसको कितने प्लाट मिलते हैं। और साथ में इंडिया है हमारे, वो मेजर गुरु आर्या जो है वो कहता कि बहुत ना जाके अपने जरनैलों के प्लाट अहमद खान था अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का घर, तुसी जाके दिखाओ पाकिस्तानियों बड़े साफियो, जरनैलों के घर जाके दिखाओ। अब चूंकि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि हक दे दिया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल जो होगा 3 तारा जनरल, उसका जनाब उसको रिटायरमेंट के ऊपर 2 कमर्शियल मिलेंगे, 3 जनाब फलाने मिलेंगे। और यार प्लाटा दे ढेर ने, प्लाटो प्लाटी कम। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो प्लाटों में बांट के तकसीम कर करके खा गए। सर ज़रई ज़मीनें, ये DHA गुजरांवाला जाके देखें आप, दुनिया की बेहतरीन ज़रई ज़मीन, दुनिया का बेहतरीन चावल जहां पर पैदा होता है वहां पे DHA बना दिए जालिमों ने। इतना तमा, इतनी हिर्स, और जब इन पे बात करें तो वो कहते हैं कि जी कि आप फौज के खिलाफ हैं। आपकी देखा देखी सबने प्लाटो प्लाटी काम शुरू कर दिया, वापडा मुलाजमीन, फलाने मुलाजमीन, जमीना फड़ी जाओ बढ़ाई जाओ, फड़ी जाओ बढ़ाई जाओ। सर बहुत नफरत फैल चुकी हुई है फॉर गॉड्स सेक। इधर DHA लाहौर जो है वो BRB जो पहली डिफेंस लाइन है पाकिस्तान की, उसके पुश्ते के साथ DHA है। तो जज साहब ने तो कह दिया कि जनाब के पाकिस्तान के असल मालिक हैं। उन्होंने पूछा ये है पाकिस्तान के असल मालिक जो ज़मीनें बांटते फिर रहे हैं। वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलाट करने वाला? क्या वज़ीर आला का इख्तियार है? क्योंकि ये जो केस था ना, इसमें वो मलक रियाज साहब थे, इसमें DHA वाले थे और परवेज़ लाई साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ लाई और निजी हाउसिंग सोसाइटी एक है, यानी कि इसका भी नाम नहीं लिखा है इधर खबर में, वो बैरिया टाउन है जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है। ये हाल है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं, यानी कि ये परवेज़ लाई साहब थे वो सी ना कि इनकी नस्लें पाकिस्तान की फ़ौज की खिदमत करते हुए गुजरी हुई है, और इनका तयशुदा सुल्ता खिदमत करो फौज दी और भाग लगे रहन, मौजा लुटो, और लुटियाँ इन्होंने। वो तो अल्लाह वालों फंस गए ना कि अंदाजे की गलती हो गई। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली पेशी के ऊपर ये मुकदमा लाइव चलेगा, तब तक अल्लाह ताला जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे चीफ साहब को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को भी। और जो ये बात की है ना ख्वाजा आसिफ साहब ने, बड़ी मानी खेज है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो लगता था, जो स्पेस पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथों से, इमरान खान की बोंगियों की वजह से वो ख़त्म हो गई है, वो शायद वापस गेन होगी। और ख्वाहिश अंदर की भी है मामला, क्योंकि पायन नहीं चलना, पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। मतलब हमने कोई नया पहिया ईजाद करना है, हमने कोई नया तजर्बा करना है। इस तरह नहीं मुल्क चलते जिस तरह हमने पाकिस्तान के साथ किया है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान की सरकार, सरकारी मशीनरी, पाकिस्तान का सरकारी मुलाजम लूट के खा गया। ये मुल्क सरकारी मुलाजमों के लिए यूँ लगता बना है। सरकारी मुलाजम जो है वो सरकारी मुलाजम हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसके पास जितना डंडा है, जितना जिसके पास इख्तियार है, मौजा लुट रहे हैं। सर फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।